मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग ये कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। और इन माय केस ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। अक्सर हमने हीरोइंस को खूबसूरत, क्वीन, गॉर्जियस कहते हुए तो बहुत बार सुना है, पर क्या आपको विश्वास होगा कि हमारे बॉलीवुड में एक ऐसी हीरोइन है जिसको पूरी इंडस्ट्री नेशनल वैम्प, डायन और हाउस ब्रेकर कहती है। पूरी इंडस्ट्री ने जैसे इस एक्ट्रेस को बॉयकॉट किया था। फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिलने वाली ये एक्ट्रेस हाउस ब्रेकर और डायन, सच में इस एक्ट्रेस के जिंदगी में प्यार करना जैसे शापित था। उन्हें ना ही कभी उनके पिता का प्यार मिला और ना ही जीवन साथी का। तो आपके माता पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं? पिता तो नहीं, मदर, यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। उन्होंने जिनसे भी प्यार किया वो उनको छोड़कर चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सुपरस्टार भानु रेखा, यानी AKA रेखा। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? सेठानी जी, ई धोखे मान आ रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतलब बहू रानी। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ साहिल पवार और आपका द साहिल शो में स्वागत है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो चला शुरू करिए द कर्स्ड लाइफ ऑफ रेखा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रेखा एक बहुत बड़ा नाम है। कहा जाता है कि रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो ऑडियंस को थिएटर में खींच कर लाती थी। मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री होने के बावजूद रेखा को ऑडियंस अट्रैक्ट करना अच्छी तरीके से आता था। कहा जाता है कि कई फिल्मों में रेखा को मेल एक्टर्स के बराबर फीस दी जाती थी और कई फिल्मों के लिए तो उनसे भी ज्यादा। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। आप खुद ऐसा महसूस करती हैं, आप कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं? मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। रेखा ऑडियंस की तो चहीती थी, पर उन्हें उनके खुद के बॉलीवुड से हेट मिलता था। रेखा और अमिताभ के प्यार के चर्चे तो पूरे देश में फैले थे, पर नसीब ने कुछ ऐसे फांसे डाले कि 1981 में आई एक मूवी रेखा और अमिताभ की आखिरी मूवी थी। एक मिनट, क्या कहा? I hate you! और उसके बाद आज तक उन्होंने एक साथ काम नहीं किया। आज उस आखिरी मूवी में काम किए हुए भी 40 साल से ऊपर हो गए हैं, और वो मूवी थी यश चोपड़ा की सिलसिला। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। आप जैसे प्यार करते थे उसकी शादी हो चुकी है? शादी कर दी गई। इन मूवी के एक्टर्स को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सिलसिला मूवी एक लव ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा जी ने काम किया है, जो खुद एक लव ट्रायंगल में थे। तो फिर आगे क्या हुआ? क्यों सिलसिला रेखा और अमिताभ की आखिरी मूवी थी? क्या रेखा ने कभी शादी की, या फिर वो आज भी अमिताभ जी का इंतजार कर रही है? अचानक आपके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कूद पड़े? छी 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 छी, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या हुआ था कि पूरे बॉलीवुड ने रेखा को बॉयकॉट किया था? और आखिर क्यों आज भी रेखा अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती है? और भले ही मीडिया ने उन्हें तब डायन कहा हो, पर आज की जेनजी जनरेशन उन्हें एपिटोम ऑफ लव क्यों कहती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो पहले शुरू करते हैं भानु रेखा के बचपन से। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में हुआ था और उनका पूरा नाम था भानु रेखा गणेशन। उनके पिता थे साउथ के फेमस एक्टर जेमिनी गणेशन और उनकी माँ पुष्पावली भी साउथ इंडस्ट्री में एक्ट्रेस थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माँ बाप पहले से शादीशुदा नहीं थे। उनके पिता की पहले ही शादी हो चुकी थी। रेखा बस कुछ महीनों की ही थी जब उनके पिता जेमिनी गणेशन उन्हें छोड़कर चले गए। But he moved out of your lives when you were very young. I was a baby. I don't really remember that. He moved out. रेखा सिर्फ बच्ची थी, उन्हें कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला। रेखा को पता भी नहीं था कि उनके पिता आखिर है कहाँ, और जेमिनी गणेशन ने भी रेखा से कभी कांटेक्ट नहीं किया।
रेखा की परवरिश उनके माँ ने ही की, लेकिन 1991 में रेखा की माँ की मौत हो गई। माँ के अंतिम संस्कार के वक्त रेखा का और उनके पिता का वापस मिलना हुआ। माँ के गुजरने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी चीजें सुधरी जरूर, पर 2005 में उनके पिता की भी मौत हो गई। I didn't know what the word father meant. When you think of father, when you mention father, it's a padri in the church. Yeah, that's all I know of a father. अब वैसे देखा जाए तो रेखा का फिल्मी सफर बचपन में ही शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म की जब वो सिर्फ 3 साल की थी। वो एक तेलुगु मूवी थी जिसका नाम था इंती गुत्तु। पर रेखा के दिए इंटरव्यू के अनुसार रेखा को कभी फिल्म इंडस्ट्री में आना ही नहीं था। In my case ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए फोर्स किया गया था। अगर हम रेखा की स्कूल की बात करें तो बचपन से ही रेखा मोटी और सांवली थी, जिसके वजह से उन्हें स्कूल में काफी लोग चिढ़ाते थे। ऊपर से उसी स्कूल में उसके पिता के दूसरे बच्चे भी आते थे। वो सारे बच्चे एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन इसी वजह से रेखा को दूसरे बच्चों से काफी ताने सुनने पड़े। रेखा को ये तक चिढ़ाने लगे कि वो एक लेजिटिमेट डॉटर नहीं है। बाकी आप समझ जाओ। Why is my sister so pretty and why am I not so pretty? And why is she gory and why am I so kali? You know, that even looking at my dad and you know, just that thing was enough for me. रेखा का बचपन बड़ा ही ट्रॉमेटिक था। ऊपर से ये मोटापन। रेखा को हमेशा से ही एयर होस्टेस बनना था, पर उनकी माँ ने उन्हें जबरदस्ती फिल्मों में घुसाया और तब उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली कमर्शियल फिल्म साइन की, अनजाना सफर। मैं जानती हूँ कौन है वो। ये वही है जिसके कहने में डैडी आंख बंद करके चलते हैं। ये मुझसे शादी करके सारे जायदाद का मालिक बनना चाहता था। मूवी के शूटिंग के लिए और दूसरे फिल्मों की तलाश के लिए उन्हें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। रेखा को बॉम्बे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो काम के तलाश में चक्कर काटना उनको परेशान कर रहा था। पर तब अनजाना सफर के हिट होने के बाद उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलती गई। सावन भादो, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी फिल्में उनके पास आई। आज आप हमारे घर कैसे पधारे मामा? अरे चुप रह, मामा मत बोल। क्या काम की बात चल रही है? जा जाकर शरबत पानी ला दरबारी लाल जी के लिए। जरा ठंडा लाना। बहुत ठंडा। दांतों में तो नहीं लगेगा मामा? फिर मामा बोली। पर जैसे ही वो एक के बाद एक फिल्में करती गई और धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे, तब उनकी असली दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से हेट आने लगा। मीडिया उनके लुक्स को, मोटापे को क्रिटिसाइज करने लगी। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि मीडिया तो उनको अगली डकलिंग बोलती थी। क्या हुआ आपको? पैर में मोच आ गई। पैर में मोच आ गई। अरे आया देखो, मेम साहब के पैर में मोच आ गई है, इसको लेकर जाओ। आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज। बॉलीवुड में कई टॉप एक्ट्रेस, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स का भी ये मानना था कि रेखा जैसे ओवरवेट लड़की का इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे ठिकाना लगेगा। पर यार यहाँ मैं एक पर्सनल चीज कहूंगा कि मुझे पर्सनली रेखा जी का चीजों को पॉजिटिवली देखने का ये नजरिया काफी पसंद आया। उन्होंने वो सारे क्रिटिसिज्म को बड़े ही वेलकमिंग वे में लिया। वो डाइट करने लगी, एक्सरसाइज करने लगी, हिंदी सीखने लगी, क्योंकि शी केम फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री और उनकी हिंदी इतनी खास अच्छी नहीं थी। और फिर 2 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद 1976 में उन्होंने एक दमदार कमबैक किया, और वो भी नन अदर देन अमिताभ बच्चन के साथ। और वो मूवी थी दो अनजाने। शायद आप सोच रही हैं कि मैं रात को काला चश्मा क्यों पहनता हूँ। बात यह है सुनीता देवी कि दुनिया की रंगीनियों में जो एक काला रंग है वो इससे साफ नजर आता है। घबराइए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मेरी आंखें भड़कती हुई रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तशरीफ रखिए। दो अनजाने रेखा और अमिताभ की एक साथ पहली फिल्म थी, और नो डाउट उसने बॉक्स ऑफिस पर सबके छक्के छुड़ा दिए। मूवी सुपर हिट थी और बॉलीवुड में एक नई सुपर हिट जोड़ी का आगमन होने जा रहा था, रेखा और अमिताभ। देखते ही देखते इन दोनों को लगातार मूवीज के ऑफर आते गए। हर एक मूवी के साथ इन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो रहा था। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, ऐसे एक के बाद एक उन्होंने लगातार 9 फिल्में की। अरे मुंह से बोल, डुगडुगी क्या बजा रही है? बूटी। कहाँ की बूटी?
आपके घाव के लिए। तो लगाना। अमिताभ और रेखा को इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का गोल्डन कपल माना जाता था। अमिताभ और रेखा यानी थिएटर्स हाउसफुल, टिकट्स ब्लैक में बिकती थी। इसी के साथ दोनों के अफेयर के चर्चे भी बढ़ने लगे। न्यूज, आर्टिकल्स, मैगजीन, सब जगह ये खबरें आए दिन आती थी। पर इन सब खबरों के बीच में ना ही कभी अमिताभ ने कुछ स्टेटमेंट दी और ना ही कभी रेखा ने कभी कुछ ऑफिशियली कहा, क्योंकि यहाँ एक समस्या थी, बिकॉज अमिताभ बच्चन was married. अमिताभ बच्चन और जया भादुरी, उनकी 1973 में ही शादी हो गई थी और इसी वजह से अमिताभ और रेखा ने अपने अफेयर के बारे में कभी कुछ ऑफिशियली नहीं कहा। लेकिन इन दोनों के अफेयर की चर्चा आग की तरह फैल रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि एक मूवी के सेट पर किसी ने रेखा से बदतमीजी की तो अमिताभ बच्चन इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने सीधा उस लड़के को जमकर पीटा। जया बच्चन ये सब जानकर भी चुप थी, उन्होंने कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ये सारी खबरें शांत हो ही रही थी, तब तक एक ऐसी खबर हेडलाइंस पर आने लगी जिसे देखकर सब हैरान हो गए, और वो खबर थी रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। They were secretly married. कुछ लोगों को ये अफवाह या फेक न्यूज लगी, पर कुछ लोगों को ये सच लगा। चारों तरफ लोग और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हैरान थी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये शादी वाली खबर सच हो सकती है ऐसा दिखने लगा। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह एक दूसरे के प्यार में थे। उन्होंने 22 जनवरी 1980 को शादी करने का फैसला लिया। इंडस्ट्री में सबको इनवाइट किया था, सबकी नजरें इस शादी पर थी, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सबकी नजरें अमिताभ और रेखा पर थी, क्योंकि वो शादी के रूमर्स के बाद ये पहली बार होने वाला था कि अमिताभ और रेखा कोई फंक्शन में एक साथ आने वाले थे। शाम होती गई और धीरे धीरे गेस्ट आने लगे। सब ये जानना चाहते थे कि अमिताभ बच्चन किसके साथ आएंगे, जया बच्चन के साथ या रेखा के साथ। और आखिर एंट्री हुई अमिताभ बच्चन की, पर किसके साथ? जया बच्चन के साथ। अमिताभ जी और जया जी पूरे फंक्शन में घुल मिल गए और उसी के साथ लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी की वो शादी वाली न्यूज फेक न्यूज थी और असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर लोगों को विश्वास हो ही रहा था, लेकिन उतने में एंट्री हुई रेखा की और वहां मौजूद सारे गेस्ट और मीडिया की नजर रेखा की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ रेखा की एंट्री नहीं हुई थी, रेखा के साथ एंट्री ली थी एक नए कंट्रोवर्सी ने। जैसे मैंने पहले कहा, मीडिया और गेस्ट की नजर रेखा पर थी। क्यों? क्योंकि रेखा अपने पूरे 16 श्रृंगार के रूप में सज कर आई थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पहनाव तो ऐसा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जिसकी अभी अभी शादी हुई है। रेखा आई, ऋषि कपूर और नीतू कपूर से मिली, उन्हें बधाइयां दी और वो सीधा चलकर अमिताभ जी के साथ बैठ गई, जो वहां पहले से ही जया जी के साथ मौजूद थे। रेखा और अमिताभ में कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ, बातें शुरू हुई जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कहा तो ये भी जाता है कि इस सब से जया बच्चन काफी नाराज थी, पर उन्होंने वहां कोई भी सीन क्रिएट नहीं किया। उन्होंने अपनी नजरें झुकाई, आंसू पहुंचे और वो उस फंक्शन से निकल गई। लेकिन उस फंक्शन के बाद मीडिया ने तो जैसे इस खबरों की ब्रेकिंग न्यूज बना डाली। सब जगह रेखा के इस लुक के चर्चे थे और ढेर सारे थ्योरीज। किसके नाम का सिंदूर लगाकर रेखा पहुंची नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में। रेखा से जब इसके बारे में पूछा तो शुरू में तो उन्होंने बात करने से मना की, पर बाद में उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो लुक उनके नए मूवी का था और वो शूटिंग से सीधा शादी में आई थी। पर हम आपने रेखा के किसी भी मूवी में ये लुक आज तक तो नहीं देखा। जैसे सवाल रेखा से पूछे जा रहे थे, वैसे ही सवाल बच्चन से पूछे जा रहे थे, और शायद तभी जया जी ने ये तय किया कि वो इस कंट्रोवर्सी को परमानेंटली खत्म करेगी, और इसलिए उन्होंने रेखा को अमिताभ के गैर मौजूदगी में घर बुलाया।
कहा जाता है कि जया बच्चन ने रेखा को अपना घर दिखाया और उन दोनों ने ही बड़े ही मैच्योरली इस विषय पर बात की। अब उन दोनों में एग्जैक्टली क्या बात हुई ये तो हमें पता नहीं है और उन दोनों में से किसी ने भी आज तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। पर मीडिया की माने तो जया ने रेखा को क्लियरली समझाया कि वो कुछ भी हो जाए अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेगी। अगर आप समझती हैं कि आप उनको मुझसे छीन कर ले जाएंगे तो आप ये गलत सोच रहे हैं। ये विश्वास है आपका? जी हाँ। 1980 के इस मुलाकात के बाद फाइनली चीजें शांत होने लगी। पर फिर 1981 में इन तीनों ने भी एक ऐसी फिल्म साइन की जिससे सब हैरान रह गए और वो मूवी थी यश चोपड़ा की सिलसिला। ये बात तो आज तक सीक्रेट है कि यश चोपड़ा जी ने उन तीनों को भी इस मूवी के लिए कैसे मनाया, क्योंकि सिलसिला का प्लॉट एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड है जहां रेखा का कैरेक्टर अमित की गर्लफ्रेंड का है तो जया का कैरेक्टर अमित की बीवी का, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और रियल लाइफ में उनका कुछ ऐसे ही रिश्ता है। मूवी के कई साल बाद यश चोपड़ा जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सिलसिला के शूट के दौरान वो हमेशा डरे हुए रहते थे क्योंकि रेखा अमिताभ की गर्लफ्रेंड थी तो जया उनकी बीवी, न जाने कब क्या झगड़ा हो जाए। रेखा और अमिताभ ने तो ये फिल्म साइन कर ली थी, पर कहा जाता है कि जया बच्चन ने ये मूवी इसलिए साइन की क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स उन्हें बेहद पसंद आया। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती उसकी शादी हो गई। जी हाँ, इस देश में पति प्रेमी नहीं होता। जहां मूवी के हीरो गर्लफ्रेंड और बीवी में अपनी बीवी यानी अपने शादी को चुनते हैं और वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहते हैं, तो टेक्निकली शादी की जीत और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हार होती है। ये मूवी जैसे ही रिलीज हुई थिएटर्स में फूट कर गर्दी हुई, लोग थिएटर्स में भीड़ करने लगे। मूवी तो सुपर डुपर हिट थी ही, पर किसको ये अंदाजा भी नहीं था कि ये मूवी सिलसिला अमिताभ और रेखा की आखिरी मूवी थी। जी हाँ, शायद मूवी में शादी की जीत दिखाकर उन्होंने ये पूरे कंट्रोवर्सी को और उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शायद सिलसिला उनके रिश्ते को दिया हुआ जवाब था। 1981 के सिलसिला के बाद आज 40 साल से ऊपर हो गए हैं, पर रेखा और अमिताभ बच्चन कोई मूवी तो छोड़ो किसी इवेंट में भी एक साथ नहीं दिखे। कभी कोई अवार्ड फंक्शन में भी हमने उन्हें एक साथ नहीं देखा। तो क्या फिर रेखा और अमिताभ के इस रिश्ते को फुल स्टॉप लग गया? तो ये है भानुरेखा गणेशन AKA रेखा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर हाँ तो ये वीडियो आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मैंने मधुबाला, परवीन बाबी और कादिर खान के जीवन पर आधारित वीडियोस बनाई है, तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। दिस इज साहिल पवार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।